प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि हमें बीए बीएड की प्रथम वर्ष की जो पुस्तक है, हिंदी की जो पुस्तक है, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, उसको हम पढ़ रहे थे। और उसी में से सबसे पहले हम लोगों ने हिंदी भाषा के बारे में जाना। हिंदी भाषा को जानने के साथ साथ उसके बाद हमने उसमें जो हिंदी के अंदर स्वर और व्यंजन है उनके वर्गीकरण की पहचान की। अब वर्गीकरण की पहचान करने के साथ साथ अब इन वर्णों को हम किस प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से कैसे लिखें या उनका जो उच्चारण है उसको हम किस तरह से प्रस्तुत करें, तो इसके लिए जैसे हम कल भी जिक्र कर रहे थे। और अगला बिंदु जो अपना है इसी विषय के ऊपर, वो है आपका देवनागरी लिपि। तो प्रत्येक जो भाषा है उसकी अपनी एक लिपि होती है। जिस तरह से हिंदी की जो भाषा है, हिंदी जो भाषा है उस भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, क्योंकि देवनागरी अकेली हिंदी की नहीं बल्कि संस्कृत की भी लिपि रही है। अब देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है, जैसा कि इसका नाम है कि देव और नागरी। देवनागरी देवों की भाषा, संस्कृत से इसकी उत्पत्ति हुई। और नागरी नागरी की खातिर कहा जाता है कि जिस तरह से नागर ब्राह्मण हुए, गुजरात के एक शासक राजा हुए जिनका नाम जयचंद भट्ट था, और जयचंद भट्ट जी के जो सरनेम है गोत्र है वो नागर लगा करता था। या नगर के जिस भाषा के अंदर, जिस शैली के अंदर लिखा करते थे, और उसकी उनकी जो शैली रही है वो देवनागरी लिपि रही है। अब उस लिपि के जो चिन्ह थे, अब देवनागरी लिपि के जो चिन्ह थे, उन चिन्हों के आधार पर ही हमें इस चीज का ज्ञान प्राप्त करते हैं या इस चीज की पहचान करते हैं कि ये जो देवनागरी लिपि की जो शुरुआत है वो कहां से हुई। वैसे देखा जाए तो देवनागरी लिपि जो है, देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति है वो आपकी है वो ब्राह्मणी लिपि से हुई है। जैसे अभी आपको बताया कि ब्राह्मणों की या देवों की, ठीक है, नागर ब्राह्मण थे, उन नागर ब्राह्मणों के अनुसार इसकी उत्पत्ति हुई। और इस उत्पत्ति के अंतर्गत इन लिपियों को दो प्रकार से रखा गया। जैसे मैंने आपको अपने पहले जो क्लास हुई थी उन क्लास में बताया भी था कि एक तो उत्तर भारत, एक तो अपना उत्तर भारत और एक दक्षिणी भारत। तो दोनों की क्या है कि अपनी अपनी जो संस्कृति रही है, और संस्कृति के साथ साथ जो भाषा विभाजन रहा है उस भाषा के अंदर भी अपने की बोलचाल की जो शैली है उसमें भी अपने को परिवर्तन देखने को मिलता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि भारत के जो उत्तरी राज्य हैं, उत्तरी राज्यों के अंदर जो 7-8 राज्य आते हैं, जिनके अंदर जैसे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है। तो इन सभी राज्यों के अंदर जैसे हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो उस भाषा को सही व्यवस्थित रूप से लिखने के लिए एक लिपि की आवश्यकता होगी। उस लिपि को ही अपन क्या है कि देवनागरी लिपि के रूप में पहचान करते हैं। अब देवनागरी लिपि की पहचान के लिए बताया जाता है कि जो उत्तरी भारत है या उत्तरी जो शैलियां रही है, इनकी जो उत्पत्ति है वो करीबन आज से 5वीं जो सदी थी उससे ईसा पूर्व की जो बात है, उस समय उस दौरान भी ये लिपि है वो चला करती थी। करीबन अगर इस तरह से हम लोग इसको आंक के चलें, करीबन 350 ईस्वी पूर्व की बात है। तो उस दौरान क्या है कि इस लिपि का जो प्रयोग है वो किया जाता था। अब देखा जाए तो उत्तरी भारत के अंदर भी 5 प्रकार की जो लिपियां हैं, वो जो प्राचीन लिपियां हैं वो चली आ रही हैं। और उस दौरान ये जो लिपि की पहचान करने के लिए क्या है कि अलग अलग जो वंशज हुए, उन वंशजों के अनुसार उन्होंने क्या है कि अपनी जो लेखन शैली है उस लेखन शैली को किसी ना किसी रूप में प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत जैसे गुप्त लिपि है, कुटिल लिपि है, प्राचीन नागरी है, उसके साथ साथ प्राचीन नवीन और शारदा लिपि है, और बांग्ला लिपि है। तो इन ये जो लिपियां हैं वो लिपियां भी क्या है कि उत्तरी शैली के अंतर्गत आती है। उसके साथ साथ जो दक्षिणी शैली के अंदर देखें तो दक्षिणी भारत के अंदर भी अपनी एक अलग ही भाषा देखने को मिलती है। जिस तरह से उत्तर भारत से दक्षिण की तरफ हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर है, जिस तरह से मराठी भाषा चलती है, मराठी भाषा की भी जो लिपि है वो देवनागरी रखी गई है। उसके साथ साथ अपन देखें तो अपना जो पड़ोसी देश है नेपाल, उस नेपाल की के अंदर भी क्या है कि उनकी जो भाषा है उनकी लिपि भी वो
अपनी क्या है कि देवनागरी लिपि रखी गई है। और अपनी जो मातृभाषा, राष्ट्रभाषा या राजभाषा कहें हिंदी, तो हिंदी की जो लिपि है वो अपनी देवनागरी लिपि है। अब इस लिपि की क्या विशेषता है, उस विशेषता को हम लोग पढ़ेंगे। उसके साथ साथ वर्तमान जो आधुनिक काल है, जैसे प्राचीन काल के अंदर तो ये लिपियां चली आ रही थी, और उसके साथ साथ वर्तमान जो आधुनिक काल है, उस आधुनिक काल के दौरान है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो करीबन 1900 से लेकर के आज तक की रही है। और उससे पहले जिस तरह से कालों का जिक्र करें तो कभी आदिकाल, शुरुआती जो काल रहा, फिर कभी मध्यकाल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल, तो इस तरह से इन कालों का भी अपना कालक्रम रहा। और उसी दौरान अलग अलग भाषाओं का जो प्रयोग होता रहा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जिस तरह से आदिकाल के अंदर डिंगल और पिंगल भाषा चला करती थी, उन डिंगल और पिंगल के बाद मध्यकाल के दौरान भक्ति काल के अंदर ब्रज और अवधि का प्रभाव रहा, रीतिकाल के अंदर भी ब्रज का प्रभाव रहा। लेकिन आधुनिक काल आते आते भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसको दरकिनार करते हुए और हिंदी भाषा का जो प्रयोग है वो किया। और उसमें जो उन भाषाओं के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है वो कहलाती है आपकी टाकरी, सिरमौरी, डोगरी, जानसोरी, मुल्तानी, गुरुमुखी। वैसे देखा जाए तो गुरुमुखी जो है वो पंजाबी भाषा की लिपि है। अंग्रेजी जो भाषा है उसकी जो लिपि है वो रोमन है। अब इन भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां, और अपनी अपनी लिपियां होने के साथ साथ अपनी जो भाषा है हिंदी है, उस भाषा की जो लिपि है देवनागरी, उस देवनागरी लिपि की विशेषताओं को अगर अपन पढ़ें तो सबसे पहले देखते हैं कि देवनागरी लिपि की एक सबसे अच्छी बात यह है कि देवनागरी लिपि जैसा हम बोलते हैं वैसी लिखी भी जाती है। जबकि रोमन को हम लोग देखें तो रोमन के अंदर, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि रोमन के अंदर देखो कि जैसे अपने को कै लिखना है, ठीक है, तो कै लिखना है तो उसके लिए अपने को क्या है कि के का प्रयोग करना पड़ेगा। और ऐसा ही कभी उसको कै के साथ प्रयोग में लेके आ गए, कभी उसको सी के साथ प्रयोग में लेके आ गए, और कभी उसको क्यू के रूप में प्रयोग में लेके आ गए। अब रोमन में जैसा बोला जाता है वैसा लिखा नहीं जाता, जबकि अपनी जो भाषा है, अपनी जो लिपि है, उस लिपि के अंदर अपने को अपन जैसा बोलते हैं वैसा लिखते भी हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हमें किसी वर्ण, किसी वर्ग का, जैसे ये मान के चलो कि एक नाम लिख दिया हम लोगों ने कमल, तो जैसा हम लोगों ने बोला ना तो वैसा का वैसा ही लिखा गया। जबकि रोमन के अंदर क्या होता है कि जिस तरह से एक नाम लिखना, आपको किंग नाम लिखना है, तो किंग जो शब्द है उस शब्द की जो शुरुआत है वो अपनी के से हो गई। या फिर कह सकते हैं कि चैंप लिखना है तो चैंप को भी अपने क्या है कि चैंप की भी शुरुआत सी से हुई, और क्वीन है उस क्वीन की भी शुरुआत है वो क्यू से हुई। किंतु ध्वनि जो है वो ध्वनि तो अपनी कै की आ रही है, और लिखने में क्या है कि इसमें अलग जो चीज है वो देखने को मिल रही है। तो इन सब चीजों को सुधारने के लिए हमें अपनी जो वर्णमाला है, उन वर्णमाला के अंदर हमारे जो स्वर और व्यंजन है, उन स्वर और व्यंजन की जो ध्वनि है, उन ध्वनियों को हम लोग जैसा सुनते हैं उनको वैसे लिखा भी जाता है। अब देवनागरी लिपि की विशेषताओं को हम लोग देखें तो विशेषताओं के अंतर्गत ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, और ये अपने आप में एक वैज्ञानिक लिपि है। वैज्ञानिक लिपि होने के साथ साथ ये अपने आप में एक ध्वन्यात्मक लिपि भी है। ध्वन्यात्मक लिपि की जो बात है, ध्वन्यात्मक लिपि का मतलब ये है कि ये सुव्यवस्थित लिपियों के अंतर्गत इसको रखा जाता है, जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। अब इसके साथ साथ इस लिपि की विशेषताओं को देखें तो इसके अंदर जो अभी मैंने आपको बताया ध्वन्यात्मक, जैसा सुव्यवस्थित रूप से लिखा जाता है। क्षितिज रेखा, क्षितिज रेखा का मतलब ये है कि जिस तरह से एक वर्ग है अपना, जैसे कै वर्ग है, तो कै वर्ग के ऊपर ये जो रेखा खींची गई, ये जो क्षितिज मतलब कहने मतलब एक तरह से छत है, ये जो रेखा खींची गई वो इसी लिपि के अंतर्गत आती है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो स्वर और व्यंजन है, स्वर और व्यंजन के अंदर कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की जटिलता देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल सीधे और सरल वर्णों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। उसके साथ साथ इसमें हर्ष और दीर्घ, छोटा और बड़ा,
हर्ष और दीर्घ, लघु या दीर्घ कहें, तो उसमें भी उनके उच्चारण में भी हमें कहीं ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिस तरह से यहाँ अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण का जो संबंध है वो ध्वनियों के वर्गीकरण से है। और ध्वनियों के वर्गीकरण में हम लोग देखें तो अल्प प्राण मतलब मुख का थोड़ा सा खुलना, मुख का थोड़ा सा खुलना, मुख से थोड़ी सी वायु का निकलना, वो आपका कहता है अल्प प्राण। और महाप्राण, महाप्राण का मतलब जिस तरह से मुख का थोड़ा सा ज्यादा खुलना और वायु का ज्यादा निकलना। जिस तरह से हम लोग ओम की ध्वनि निकालते हैं, और ओम की ध्वनि निकालने से हमारा जो मुख विवर है वो थोड़ा सा खुला रह जाता है। और या फिर कह सकते हैं कि हवा है जो हमारे मुख से ज्यादा निकलती है। उसके साथ साथ जैसा कि ध्वनि चिन्हों की पहचान करें, तो ध्वनि चिन्हों की पहचान करने के साथ साथ जिस भाषा के अंदर, ध्वनि चिन्हों के अंदर जिस भाषा के अंदर हम लोग पढ़े उसको हम वैसे लिखें। जिस तरह से उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि रोमन भाषा के अंदर एक शब्द है, वो है फिट, FIT, फिट। फिट ध्वनि तो निकल रही है फिट की, ई की, ठीक है, और लिखा जा रहा है इसको FIT के साथ, ठीक है। तो ये जो अंग्रेजी वर्णमाला है, उस अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर इनके जो वर्ड्स हैं वो कुछ अलग ही आ रहे हैं। जबकि अपनी हिंदी के अंदर अगर अपने ई से किसी शब्द की शुरुआत करते हैं, जैसे ईश्वर है, तो जैसा हम लोग बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे भी। तो ये जो ध्वनि है, उन ध्वनियों के उच्चारण के अंदर भी एक रूपता देखने को मिलती है। व्यवहार रूप में भी इसी लिपि का जो प्रयोग है वो किया जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसे ओम के लिए बताया, वैसे ही जो रोमन लिपि है अंग्रेजी की, उस रोमन लिपि के अंदर जैसे लिखने में तो वोमेन है, ठीक है, ध्वनि है वो ओ की आ रही है, और वुमेन ऊ की ध्वनि आ रही है। और यहाँ आप देखो कि हिंदी के अंदर ऊ और यहाँ अंग्रेजी के अंदर WO, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं उनमें फर्क देखने को मिलता है। जबकि अपनी जो देवनागरी लिपि है, तो उस लिपि के अंदर ऐसा भाव देखने को मिलता ही नहीं है। उसके बाद जैसे सिंबल, इसमें जो ध्वनि है सिंबल, एक ही ध्वनि निकल रही है, किंतु हमारी जो लिपि है उसमें जैसा लिखा जाता है, एकता मान लो, तो उसको जैसा बोला जाता है वैसे लिखा भी जाता है। तो ये इसकी एक अच्छी बात है। उसके साथ साथ इन वर्णों के अंदर जैसे कैवरग है, चैवरग है, टैवरग है, तैवरग है और पैवरग है, जैसा बोला जाता है वैसा लिखा भी जाता है। उसके साथ साथ अपनी देवनागरी लिपि की विशेषताओं के अंदर ये सरलता से पढ़ी जा सकती है। उसकी जो स्वाभाविकता है वो सरल सी है, सापेक्ष अल्प शब्दों के अंदर अपने उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। और इन लिपियों कि अगर हम और विशेषता देखें तो इन लिपियों के अंदर जो गुण है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। कहते हैं ना कि किसी वस्तु के अंदर जो अच्छी चीज है वो किसी में उसके गुण देखने को मिलते हैं। वैसे गुण देखे जाए तो अपने साहित्य की दृष्टि से अपनी जो गुण है वो 3 प्रकार के हैं। और 3 प्रकार के गुणों के अंदर सबसे पहले ओज गुण आता है, वो अपने अलग व्याकरण का विषय है, किंतु जब गुण की बात कर रहे हैं तो ओज गुण, जिसको अपने क्या है कि एक ओजस्वी शैली के अंदर, तेज आवाज के अंदर और किसी चीज का उद्घोष करें तो वहां अपना ओज गुण आ गया। उसके साथ साथ माधुर्य गुण आ गया, ठीक है, किसी बात को अपन क्या है कि मधुरता पूर्वक है। और जिन पदों को हम पढ़ते हैं, जिस तरह से हमारे जो हिंदी के श्लोक है उनको जो पढ़ाया जाता है वो माधुर्य गुण के अंतर्गत आ गया। उसके साथ साथ इन दोनों का जो मिश्रण है वो प्रसाद गुण के साथ साथ आ गया। तो इस लिपि की अपनी एक विशेषता भी है। तो इन विशेषताओं को हम लोगों ने पढ़ा। और देवनागरी लिपि की विशेषताओं में ध्वन्यात्मकता देखने को मिलती है, क्षितिज रेखाएं देखने को मिलती है, हर्ष और दीर्घ स्वर देखने को मिलते हैं। और अकेले स्वर ही नहीं, व्यंजनों के अंदर भी या इस वर्णमाला के अंदर भी इनका जो विभाजन है वो किया जाता है। और वर्णों की जो ध्वनि है इसमें साफ साफ लिखा है कि वर्णों की एक ही ध्वनि निकलती है। यहाँ रोमन भाषा के अंदर तो ये जो वर्ड्स हैं इनकी अलग ध्वनि निकलती है, जबकि हिंदी वर्णमाला के अंदर या देवनागरी लिपि के अंदर इन वर्णों की एक ही ध्वनि निकलती है। और इस लिपि का जो संबंध है वो संबंध अपना संस्कृत भाषा
से रहा और संस्कृत भाषा से रहने के साथ साथ इसी कारण से इसका जो नाम है वो देवनागरी लिपि पड़ा। अब लिपि के बारे में हम लोगों ने देखा है, इस लिपि की विशेषताओं को देखें तो विशेषताओं के अनुसार इसको बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है। अपनी जो नोटबुक है उस नोटबुक के अंदर इनके जो वर्णों की जो बनावट है वो सुडोल सुंदर तरीके से लिखी जाती है, गोलाकार इनकी आवर्ती बनती है और उन्हीं आवर्ती के अनुसार इस पे जिस तरह से ये मान के चलो कि एक क्षितिज रेखा लगा दी जाती है। जैसे हम लोग एक वर्ग को लिख रहे हैं, जैसे क वर्ग है, ख वर्ग है, ग वर्ग है, ग घ और अड़े, तो ये सारे के सारे जो वर्ण है वो क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उसी के साथ साथ इसमें च वर्ग के अलग आ गए। अब इस लिपि में थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है। इस थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता के अनुसार हम देखें कि जैसा कि इनके अंदर जो चिन्हों की प्रमाणिकता है, चिन्हों की प्रमाणिकता में देखें तो जैसे एक तो प्राचीन समय की लिपि रही, प्राचीन समय के अंदर हमारा एक जो वर्ण है वो ख, पहले इस ख को इस तरह से लिखा जाता था। तो इस ख को इस तरह से लिखने से इसमें क्या है कि एक तरह का भ्रम रहता था, किंतु वर्तमान जो ख है उसमें इसको सुधार दिया गया है और उसको इस तरह से लिखा जाता है। अब उसके साथ साथ जैसे हम लोग कल जो अपनी ध्वनि चिन्ह है उन ध्वनि चिन्हों के अंदर रे को पढ़ रहे थे, तो रे के अंदर भी एक तरह की भ्रांति थी, उस भ्रम को दूर करने के लिए इस रे के अंदर भी सुधार किया गया है। तो इसी तरह से ये जो लिपियां, इन लिपियों की विशेषताएं, उन लिपियों की विशेषताओं के अंतर्गत ध्वनियों की पूर्णता, पूर्ण रूप से पढ़ा जाना, ये अपने आप में एक वैज्ञानिक लिपि, ध्वन्यात्मक लिपि, क्षितिज रेखाएं इनके ऊपर रहती हैं, उसके साथ साथ ध्वनि चिन्हों की सुनिश्चितता रहती है, वर्णों की जो एक ध्वनि निकलती है, उसके साथ साथ ये अपने आप में सरलता पूर्वक, स्वाभाविकता के साथ, सुंदरता के साथ, सापेक्षता के साथ इनके गुणों का है वो प्रयोग है वो कर लिया जाता है। तो ये अपनी लिपि, उस लिपि की विशेषताओं को हम लोगों ने पढ़ा और भाषा के अंदर सुधार करने के लिए या भाषा को सुव्यवस्थित करने के लिए इन लिपियों की आवश्यकता पड़ती है। तो अगला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।